क्या पढ़नी है? सर आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व के बारे में बताइए। अच्छा, सुनिए ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व की जब बात होती है तो उसमें सबसे पहले यह देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पूरी जानकारी ले लेनी है। यह ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएशन और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें अति आवश्यक होता है इनके बारे में जानकारी ले लेना। तो अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहने से ही स्पष्ट हो जाता है वह व्यापार जो एक से अधिक देशों के बीच में हो। तो एक से अधिक देशों के बीच में संपन्न होने वाले व्यापार को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि एक देश के परिसीमा से बाहर जाकर व्यापार करने वाला जो प्रवृत्ति होता है व्यवसाय का, वह होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका सबसे पहला इस चैप्टर में क्वेश्चन बनता है कि कोई भी देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या पहचान होती है, क्या महत्व होती है। अब उसमें देखिए, कोई भी देश अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए स्वावलंबी नहीं होती, अतः अन्य देशों से व्यापार द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति करती है और किसी देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान उसके व्यापार से हो सकता है। यह ठीक ही कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक आर्थिक दबाव मापक यंत्र है जिसके द्वारा उस देश के जीवन स्तर का पता लग सकता है। साथ ही जिन देशों में सघन जनसंख्या हो वहाँ प्रति व्यक्ति व्यापार मूल्य उन देशों की तुलना में कम हो जाता है और वहाँ जनसंख्या कम होती है। यह आपको इस प्रकार अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सही आर्थिक स्तर का ज्ञान नहीं हो पाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक देश अन्य देशों की तुलना में कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी जानकारी मिल जाती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन इसमें आता है जो सुएज नहर का क्या महत्व है। तो सुएज नहर जो है वह सुएज नहर मिस्र में उत्तर में आपको पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन मार्ग प्रदान करने के लिए किया गया। यह नगर माने 160 किलोमीटर लंबी और ये आपको 11 से 15 मीटर गहरी है। इससे प्रत्येक दिन 100 जलयान लगभग आवागमन करते हैं। इसको पार करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता है और इसके बनने से पहले यूरोप और एशिया के बीच कच्चा माल एवं तैयार माल का यातायात उत्माशा अंतरीप होकर के होता था, वह अब उसमें बारीकी हुई है। यह पूरे अफ्रीका से घूमकर जाता था जिससे समय और खर्च अधिक लग जाता था और सुएज नहर मार्ग जो है इसके बन जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्नति हुई है और खर्च में राह खर्च और समय दोनों की इसमें बचत हो सकी है। फिर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है समुद्री पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहा जाता है क्यों, या समुद्री पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहते हैं कैसे। तो अब देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार के रूप में पतन पोर्ट लैटिन भाषा के लिए लिया गया जिसका अर्थ होता है द्वार। अब समुद्र पतन तट पर अवस्थित वह स्थान जहां देश के भीतरी व्यापारिक भागों और समुद्री व्यापारिक मार्गों का सम्मेलन होता है। इसके द्वारा किसी देश का आयात एवं निर्यात और व्यापार किया जाता है। वास्तव में पतन अपने पृष्ठ क्षेत्र के लिए व्यापार करने का द्वार है।
उल्लेखनीय है कि इसका अर्थ यह है कि जलमार्ग पर पतन का वह स्थान होता है जहां जहाज ठहर सके और सामान लादा हुआ उतारा जा सके और पुनः लादा जा सके और आवश्यकता जो उनके साथ होती है उसकी भी पूर्ति की जा सके। सामान लादना एवं उतारना ये दो मुख्य बातें किसी भी पत्तन के लिए पहली अनिवार्यता होती है। इसी कारण यहाँ जहाज़ों के लिए संरक्षित विश्राम स्थल, डाक, इसके बाद आपको यार्ड, रेल और सड़कों का जाल, तरल गैसीय एवं अन्य वस्तुओं के विशाल गोदाम के सामान भी उपलब्ध रहता है जिसको कि लाया और जाया जा सके और लाने जाने के लिए त्वरित सुचारू व्यवस्था और नवीनतम गणक मुक्त तकनीक से यह नियंत्रित रहती है और यहाँ यातायात भी काफ़ी तेज रहता है। अब देखिए इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का वर्णन कीजिए। जब यह प्रश्न आता है तो उसमें हम WTO ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात निश्चित तौर से करते हैं और जिसका अर्थ विश्व व्यापार संगठन होता है। और विश्व व्यापार संगठन एवं जो एक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का पालन करना पड़ता है। यह विश्वव्यापी तंत्र के लिए नियमों को निश्चित करता है और इसके सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा होता है। विश्व व्यापार संगठन बैंकिंग, दूरसंचार आदि कतिपय सेवाओं तथा अन्य विषयों और बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। अब देखिए जहाँ तक WTO की बात है कि स्थापन्य समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत सदस्य देशों के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित अधिकारों के लिए विचार विमर्श और विवादों के निपटारों का प्रावधान, विवादों के निपटारों के निर्धारण के नियमों और प्रणालियों के समझौते में किया गया है। इसके लिए एक विवाद समिति स्थापित की गई है और विवाद निपटान का पहला चरण संबंधित सदस्यों के मध्य विचार विमर्श करने से होता है। यदि वार्ता असफल हो जाते हैं तो WTO का निदेशक मध्यस्थता करता है और सारे विवादों को ध्यानपूर्वक समझकर और सदस्यों के बीच समाधान करने के लिए अपनी सेवाएं देता है और प्रायः ऐसा देखा जाता है जो मतैक्य जो रहता है वह समाप्त हो जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित चैप्टर में यह भी है जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग शब्द कहने से ही स्पष्ट हो जाता है जो रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इनके दोनों छोरों को जोड़ने वाला मार्ग होता है। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विविध दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब देखिए पार साइबेरियन मार्ग, पार कैनेडियन मार्ग, इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग इत्यादि जो है सो आपको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के श्रेणी में गिना जाता है जो एक छोर से दूसरे छोर महाद्वीप में से जोड़ता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आदान प्रदान में सराहनीय भूमिका इसका होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए या पृष्ठ प्रदेश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जहाँ तक पृष्ठ प्रदेश की बात है तो पृष्ठ प्रदेश पत्तन का प्रभाव क्षेत्र होता है। समुद्री मार्ग से आयातित जो माल पत्तन से स्थल के भीतरी भागों की जिस क्षेत्र तक पहुँचाया जाता है तथा जिस क्षेत्र का उत्पाद पत्तन द्वारा बाहर भेजा जाता है वह उस पत्तन का पृष्ठ क्षेत्र कहलाता है। उल्लेखनीय है कि पृष्ठ प्रदेश के नगरों, उपनगरों तथा अन्य क्षेत्रों से पत्तन का सामान, यात्रियों तथा सेवाओं का
प्रवाह होता है। इसके लिए पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेश से सुनियोजित और विकसित रेल और सड़क मार्गों द्वारा जुड़े रहते हैं। उल्लेखनीय है कि किसी भी पत्तन के विकास के लिए उसके पृष्ठ प्रदेश का विकसित संसाधन संपन्न एवं विस्तृत बाजार युक्त होना आवश्यक होता है। पृष्ठ प्रदेश के विकास में सो पत्तन का योगदान महत्वपूर्ण होता है और पृष्ठ प्रदेश की सो सीमाओं का सो चिन्हांकन तो मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकतर मामलों में एक पत्तन का पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का सो अधिव्यापन करता है और यह ऐसा हो भी सकता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बनता है, बहुपक्षीय यातायात या बहुपक्षीय व्यापार क्या है? तो बहुपक्षीय या सो बहुपार्श्विक व्यापार, जिसका अंग्रेजी सो मल्टीलेटरल ट्रेड होता है, इसको सो MLT भी कहा जाता है। इसमें सो बहुत से व्यापारिक देशों के साथ सो यह संपन्न होता है। एक देश अनेक देशों के साथ सो व्यापार कर सकता है और कुछ व्यापारिक साझेदारों को सो सर्वाधिक अनुकूल व्यापार, जिसको कि MFN या सो आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन कहा जाता है कि स्थिति प्रदान कर सकता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सो विकास और तत्परता बढ़ती है। इसके बाद अब देखिए, पर्यटन के कोई 2 लाभों का उल्लेख करें। सो भी होता है, या पर्यटन के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर जब होता है तब देखिए, पर्यटन एक यात्रा है जो प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। यह संसार का सो अकेला सबसे बड़ा तृतीयक कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, जिससे अनेक देशों को रोजगार मिलता है तथा देशों को राजस्व प्राप्त होती है, लोगों का नियोजन होता है, साथ ही साथ व्यक्ति की विचार और उनके ज्ञान में भी सुवृद्धि होती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि स्थानीय व्यक्तियों को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है तथा पर्यटन अब संरचना उद्योग को पोषित करता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह लोगों को विश्व के विविध क्षेत्रों, मनोहारी दृश्यों, स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को देखने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे व्यक्ति की भावना प्रबल होती है, उनके सोचने का दायरा बढ़ता है और नई सोच का सो उत्कृष्ट प्रकार से आकलन हो सकता है और होता है। तो एक क्वेश्चन इसमें यह भी आता है, जो पत्तन और पोताश्रय में क्या अंतर है? पत्तन तट पर स्थित वह स्थान होता है। जब हम इसके उत्तर की बात करते हैं तो कहेंगे, जो पत्तन तट पर स्थित वह स्थान होता है जहां गोदियों, साथ साथ जहाज घाट और लंगर डालने की सुविधाएं होती है। यहां समुद्री मार्गों से भारी मात्रा में माल आता है, जिसको पृष्ठ प्रदेश में वितरित किया जाता है। पृष्ठ प्रदेश का माल भी वहां आता है और समुद्री मार्गों द्वारा इसे विदेशों या देशों के अन्य समुद्री तटों पर भेजा जाता है। पुनः अब हम पोताश्रय की चर्चा करेंगे। पोताश्रय की जब हम बात करते हैं तो यह आपको पत्तन के विपरीत पोताश्रय या बंदरगाह समुद्र का आंशिक रूप से स्थल से घिरा भाग होता है। इसे आपको निवेशिका या ज्वारनदमुख और समुद्र अंतर्गम इत्यादि इसके में सो अंतर्निहित है। यह जहाज़ों को खुले समुद्र की तूफानी, ऊंची नीची और तेज गति वाली लहरों से सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। और पोताश्रय प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी।
प्राकृतिक बंदरगाह के लिए सो तट रेखा पर या तट रेखा का सो दंतुरित अथवा कटा फटा होना जरूरी होता है, ताकि ये कहीं सो आपको लग सके और उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर सके। कृत्रिम बंदरगाह जल को दो ओर से घेर कर भी बनाया जा सकता है। साथ ही बंदरगाह में जहाज का मरम्मत के लिए कई दिनों तक खड़े रहने की भी व्यवस्था रह सकती है और होती है। अब देखिए, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इसमें। तो व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा दूसरे देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की गणना या प्रलेखन को बताता है। जब किसी देश में आयात की कई वस्तुओं की तुलना में निर्यात की कई वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है तो इसे अनुकूल या धनात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा आयात के अधिक होने पर व्यापार संतुलन प्रतिकूल और ऋणात्मक हो जाता है और ऋणात्मक कहलाता है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उसके विकसित होने या पिछड़ने का यह लाइफलाइन निर्धारित करता है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन का व्यापार है कि देश की वस्तुओं को खरीदकर अधिक व्यय कर रहा है, जबकि वस्तुएं बेचकर आय कम हो रही है। इससे अंतोदगत्वा वित्तीय भंडार समाप्त हो जाते हैं और जिसका यह अनुकूल होता है वह या लाभ का होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो उसकी ये अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती जाती है, जबकि जिसका असंतुलन वाला होता है वह उसकी अर्थव्यवस्था दिनानुदिन कमज़ोर होती जाती है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे भारत में कितने विमानपत्तन है, तो उसका उत्तर होता है 112। इसके बाद ज्वारीय पत्तन किस नदी पर स्थित है भारत में, तो हुगली नदी पर। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू या न्याहावा शेवा पत्तन किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में। भारत में प्रमुख पत्तन कितने हैं, तो 12। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो इसमें उत्तर होगा आंग्ल अमेरिका। पुनः क्वेश्चन आता है 1960-61 में कुल आयात मूल्य की वस्तुएं की भागीदारी कितनी थी, तो 6.2%। फिर 2000 ईस्वी में निर्यात के कुल मूल्य में निर्मित वस्तुओं की भागीदारी कितनी थी, तो 78%। भारत में निर्यात की जाने वाले वस्तुओं की संख्या कितनी है अभी, तो अभी है 7,500। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है, इसमें 6,000। भारत का सड़क द्वारा व्यापार कौन से देश के साथ किया जाता है, तो इसमें होगा हमारे बगल के ही जो देश हैं जो हमारी सीमा से जुटी हुई है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है और पाकिस्तान, इन सारे देशों में। अब एक क्वेश्चन 2004-05 का है। 2004-05 में भारत के निर्यात में 47.41% की भागीदारी किसकी थी, तो यह एशिया और ओसेनिया का इसमें प्रश्न के उत्तर में समुचित होता है। अब देखिए, कृषि उत्पाद कौन सा परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है, तो उसमें कॉफ़ी है, मसाले हैं, इसके बाद चावल और दाल है। इसके बाद पिछले कुछ वर्षों में विदेशी व्यापार घाटे में वृद्धि तेज दर्ज की गई है। घाटे में हुई वृद्धि के लिए कौन सा तथ्य उत्तरदायी है, तो उसमें है क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम के कारण यह आपको हो पाया है और ऐसा होता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं,
जो बहुत ही वस्तुपरक भी है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मसौदे पर क्या विचार किया जाता है। तो उसमें उत्तर होता है इसके दिशा दशा में समय काल परिस्थिति और परिवेश के अनुसार सो परिवर्तन किया जाता है। जो समय की मांग होती है उसके अनुसार इसको देखने का और चलने का कोशिश किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, प्राचीन समय मुद्रा के रूप में सो किसको प्रयुक्त किया जाता था। तो उस समय में सो आपको चमकदार पत्थर, स्वर्ण, चीते के पंजे और नमक। इसके बाद है, रोम को चीन से कौन सा व्यापारिक मार्ग जोड़ता है। तो रेशम मार्ग। दास व्यापार में किसको बेचा और खरीदा जाता था। तो मानव को। अमेरिका में दास व्यापार पूर्ण रूप से कब समाप्त हो गया। तो 1808 ईस्वी में। पुराने समय में किन उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। तो उस प्रश्न का उत्तर होगा रत्न, मसाला और रेशम। ये 3 चीज़ ऐसी थी जिसका कोई ये व्यापार होता था। अब आगे है, जो कौन सी शताब्दी में व्यापार की दिशा में आपको प्रत्यावर्तन हुआ और यूरोपीय देशों के विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ का कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू किया। तो 19वीं शताब्दी में। इसके बाद एक है गेट, GATT, माना जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रैफिक इसका होता है। इसका गेट का गठन कब हुआ। तो 1948 ईस्वी में। अब कौन से सन में गेट को विश्व व्यापार WTO में बदल दिया गया। तो वह आपको 1995 ईस्वी में। एक क्वेश्चन बनता है, गेट के नाम में परिवर्तन कब हुई। तो 1995 ईस्वी में। अब देखिए, प्रादेशिक व्यापार समूहों की संख्या कितनी है। तो 120। EU व्यापारिक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो वह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। या आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। ओपेक का क्या कार्य है। ओपेक जो है ना, वह खनिज तेल के नियमों का समन्वय और एकीकरण करने का कार्य करता है। इसके बाद होता है नाफ्टा, NAFTA की उत्पत्ति कब हुई। तो 1964 ईस्वी में। साफ्टा, SAFTA है। साफ्टा की उत्पत्ति जो है या कार्य क्या होता है। तो अब देखिए, वह होता है अंतर प्रादेशिक व्यापार करों को घटाना, सदैव उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए से उर्वर करना इसका काम होता है। क्या पढ़नी